अब्दुल मन्नान और मुजरिम कौन की पूरी टीम की तरफ से आप पर सलामती हो। नाजरीन, इस वक्त हम जिस घर में मौजूद हैं ये राना उमर फ़ारूक साहब हमारे साथ हैं। इनके पास हम आए हैं और ये एक ऐसा शख्स है जो 75 से ओवरसीज़ है। मुख्तलिफ़ ममालिक में ये रह चुके हैं, मुख्तलिफ़ ममालिक में बिज़नेस कर चुके हैं। मुख्तलिफ़ ममालिक में रहते हुए इन्होंने तालीम भी हासिल की है, बिज़नेस भी किया है इन्होंने। और 1975 से लेके ये पाकिस्तान में आने तक ये कई ऐसे ममालिक में फिर चुके हैं, और वो भी लीगली। यानी कि आमतौर पे हमें देखा ये जाता है कि यहाँ से लोग बाहर जाने के लिए, किसी भी दूसरे मुल्क में जाने के लिए बहुत से ऐसे गैर कानूनी हथकंडे अपनाते हैं कि जिनसे सिर्फ उनका मकसद ये होता है कि वो बाहर पहुँच जाएँ और वहाँ पे जाके वो किसी ना किसी किस्म का बिज़नेस करें, और बिज़नेस करके उनकी आमदन बने और वो पाकिस्तान में भेजें और पाकिस्तान भेज के उनका रोज़गार चले। लेकिन ये जो शख्स आपके सामने इस वक्त मौजूद है, ये 1975 से लीगली मुख्तलिफ़ ममालिक में रह चुका है और वहाँ पे रहते हुए इन्होंने बिज़नेस किया है। और उसूली तौर पे तो ये होना चाहिए था कि इतना तवील अरसा एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी वहाँ पे रहता है तो वो मुख्तलिफ़ ममालिक की करेंसी जो है वो पाकिस्तान भेजता है, जिससे पाकिस्तान का ज़र मुबादला जो है वो बढ़ता है। और ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो इस मुल्क का सरमाया है, क्योंकि जितना डॉलर और जितना मुख्तलिफ़ करेंसियाँ पाकिस्तान में वो भेजते हैं उससे पाकिस्तान स्टेबल होता है, पाकिस्तान की इकॉनमी में बेहतर होती है। तो इसलिए इनके साथ कुछ भी ऐसा हो तो वो बहुत हाईलाइट हो जाना चाहिए, जो कि आज तक उतना नहीं हुआ जो कुछ इनके साथ हो चुका है। जब यकीनी तौर पे हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे, इनकी दास्तान सुनना चाहेंगे, तो आप भी देख के हैरान रह जाएंगे कि एक शख्स जो है वो मुसलसल इतने साल तक दूसरे ममालिक में रहता रहा है, पाकिस्तान का विज़िट भी करता रहा है, इसके बावजूद उसके साथ इतना बुरे तरीके से सलूक किया जा रहा है। और वो सलूक किस मद में है कि इनकी एक आबाई प्रॉपर्टी थी जो मिंट गुमरी बाज़ार में है। मिंट गुमरी बाज़ार में एक तकरीबन 6 साढ़े 6 मरले का मकान है, जिसमें 1/4 हिस्सा इनके आबाओ अजदाद का बनता है, जो वरासती तौर पे इनको इंतकाल में मिल जाना चाहिए था। और वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी इस बात को साबित करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इनके साथ क्या हुआ है कि वहाँ पे इन्हीं के रिश्तेदार जो हैं वो काबिज़ हैं, इनका हिस्सा उन्होंने मार रखा है। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं बल्कि इनके तमाम तर असासाजात जो हैं वो इनसे छीन लिए गए हैं, इनको सड़कों पे लटकाया जाता रहा है। हमारे जो सरकारी इदारे हैं उनकी तरफ से कोई खातिर खा जो है वो तवज्जो नहीं दी गई, और हर एक ने इनको धुतकारा है, ऑफिस से बाहर निकालते रहे हैं और लेटर पे लेटर जारी करते रहे हैं, लेकिन आज तक इनका कुछ बना नहीं है। इनके 2 बच्चे जो हैं वो थाईलैंड में इस वक्त मौजूद हैं, जिनकी नेशनलिटी है वहाँ की। और सूरत हाल कुछ ऐसी है कि इनकी सूरत हाल ऐसी बन चुकी है कि यहाँ पे ये अपने बच्चों को यहाँ पे बुला नहीं सकते, क्योंकि इनको पता है कि इनके ऊपर जो आफतें टूटती हैं उनकी वजह से ये अपने बच्चों को यहाँ पे बुलाना ही नहीं चाहते। तो इसलिए थाईलैंड में ही इनके बच्चे हैं, यानी कि अरसा दराज से ये अपने बच्चों को भी नहीं मिले हैं, सिर्फ इस वजह से कि इनके असासाजात, इनका सारा सरमाया इनसे छीन लिया गया है। ये इस वक्त मेरे हाथ में एक पीले रंग की जो बुक है, ये असल में थाईलैंड का आप ये कह लें कि परमानेंट रेजिडेंस का सबूत है जो इनको थाईलैंड ने जारी कर रखा था। लेकिन अब ये पाकिस्तान में इसलिए रह रहे हैं क्योंकि इनके पास कोई ऐसा सरमाया ही नहीं है, और उसके बाद इनका पासपोर्ट भी इनसे छीन लिया गया। वो मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस देते रहे। इनसे हम बात करते हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं। मकसद हमारा यहाँ पे इस प्रोग्राम का ये है कि जो हमारे आला ओहदेदार हैं, जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं, जिन अथॉरिटीज़ का ये नाम लेंगे आपके सामने, और जिस अथॉरिटी ने इसको इनके साथ जैसे भी ट्रीट किया है ये ख़ुद आपको बता देंगे। और अगर आप प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको खुदा का खौफ इस मद में करना चाहिए कि एक शख्स अगर 1975 से लेके आज तक मतलब मुख्तलिफ़ ममालिक में रहता आया है, पाकिस्तान को ज़र मुबादला देता आया है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है उन्होंने, तो आप उसके साथ ये सलूक करेंगे कि एक तो उसकी प्रॉपर्टी पे काबिज़ हो जाएंगे, और उसके बाद जो लोग जिनको वो कब्ज़ा छुड़वाना चाहिए था वो भी उसमें उसी तरह से मुलव्वस रहेंगे और लोगों से पैसा खाते रहेंगे, और इनकी प्रॉपर्टी भी वो वापस नहीं आ सकेगी। इनसे हम बात करते हैं। राना साहब, आप ये बताइए कि सबसे पहले आप किसी भी दूसरे मुल्क में किस सन में गए थे, किस ईयर में गए थे? 75 में गया था। मकसद क्या था आपका? स्टडी के लिए। अच्छा, और कितना अरसा आप जनवरी मैं वहाँ से 1 साल रहा। फिर उसके बाद फिर मैंने रिवर्स लिया, फिर मैं तकरीबन 7 साल कुवैत में रहा। अच्छा, उसकी छोड़ने की वजह क्या थी? वजह था सर्दी बहुत ही मुझे सूट नहीं किया, मैंने वहाँ से लेफ़्ट कर दिया। अच्छा, ठीक है। कुवैत में आके आपने फिर क्या किया? कुवैत से मैंने रेजिडेंट परमानेंट
हकामा निकाला था, वीज़ा निकाला था। फिर मैं वहाँ भाइयों के साथ ज्वेलरी का काम करता रहा। ज्वेलरी का काम करते रहे और 7 साल आपने जी, तकरीबन 7 साल टोटली। फर्स्ट टाइम जब मैंने रिटर्न किया पाकिस्तान तो 7 साल हो चुके थे। 82 में वापस आया था। 82 में आप जी, वापस आए। 1982 में। अच्छा, फिर यहाँ पे आने के बाद आप कितना अर्सा 1-1.5 महीना मैं रहा था, तो उसके बाद फिर मैं वापस चला गया। जब आप यहाँ पे आए उस वक्त आपकी उम्र कितनी थी, याद है आपको? तकरीबन ये समझ लें कि 1955 की मेरी पैदाइश है और बहुत यंग एज थी जब मैं यहाँ से निकला था। और उसके बाद जो कुछ यहाँ का माहौल ऐसा है कि मैं एडजस्ट नहीं हो सका और मेरा कारोबार वहाँ अच्छा था, मैं ज़्यादा तवज्जो उस तरफ ही दी। ठीक है। तो 1982 में जब मैं वापस आया तो मैं परमानेंटली आना चाहता था, लेकिन मुझे कुछ स्कोप नहीं मिला वहाँ यहाँ के रहने करने का, तो मैंने रिटर्न ले ली। रिटर्न लेने के बाद फिर मैंने बैंकॉक, सिंगापुर वगैरह का, जो मैं पहले कपड़े का काम करता था, ज्वेलरी का काम करता था, मैंने वो करना शुरू कर दिया। तो फिर मैंने वहाँ 1982 में ही घर वर खरीदा। ठीक है। और वहीं मैंने किसी से एंगेजमेंट करके उनको यहाँ लाके निकाह किया था। ठीक है। 92 में मेरा ख्याल अक्टूबर नवंबर का महीना होगा। ठीक है। और उसके अंदर इनके फादर गार्डियन थे। ठीक है। क्योंकि वो लेडीज़ अकेली आई थी, कल्चर के मुताबिक हो तो उनको ज़्यादातर कहीं भी जाके अपना मसला कर सकते हैं, लेकिन फैमिली ने एतराज़ किया था तो फिर इनके फादर ने गार्डियन किया था। मेरे पास कार्ड मौजूद है। ठीक है। तो फिर वो मैं निकाह यहाँ करके वापस चला गया था, और क्योंकि मेरा घर बार उधर, कारोबार उधर था, तो फिर मैं अरसे से आता जाता रहा। ठीक है। तो कभी कोशिश नहीं की मैंने यहाँ के एडजस्टमेंट होने की या सेटल होने की। जब मेरा कोई ऐसा किसी के साथ दुश्मनी है या कोई ऐसा कोई मसला नहीं था। तो जब मैं 2013 में आया तो मेरा सिर्फ पर्पस था पासपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि बाहर की दुनिया में रीडेबल मशीन पासपोर्ट नहीं जारी होता था, मैनुअल पे पाबंदी लगा दी गई थी। हम हमारा ट्रैवल बैन हो गया था बाहर जाने का। तो कारोबारी जब बाहर के मुल्कों से है तो हम जा नहीं सकते, तो काम नहीं कर सकते। तो 2013 में मैंने 10 साल का वैलिड 100 पेज का पासपोर्ट निकाला। तो जब मैंने पासपोर्ट लेने के बाद घर वालों से रब्ता किया तो मुझे पता चला मेरी अल्टर बहन जो है, बड़ी सिस्टर है, वो बहुत सख्त बीमार है। तो उसकी खबर लेने के लिए मैं यहाँ आया था, जिसकी फिर अप्रैल में डेथ हो गई थी। तो जब मैं उसकी रस्म रिवाज में अप्रैल 2000 फरवरी 2013 में मैं यहाँ पहुँचा था। 26-27 जनवरी की मेरी एंट्री है कराची से। तो थोड़े दिन पासपोर्ट बनाने में लगे। पासपोर्ट लेने के बाद मैं फिर यहाँ पहुँचा तो फर्स्ट या सेकंड फरवरी हो चुका था, बाई ट्रेन आया था कराची से। तो फिर वो फरवरी में मैं आया हूँ, तो अप्रैल में उनकी डेथ हुई है 2013 में। तो थोड़े दिन रहने के बाद जब मैंने वापसी की तैयारी की तो मुझे पता चला कि जी 40वां भी करीब है, तो ये रस्म रिवाज जो होते हैं ज़रूरी अब आए आप होके जाएँ। तो 18 मई को मेरा वीज़ा एक्सपायर होता था, जो री एंट्री लगी हुई थी, और 23 को इनकी, मेरा ख्याल 21-22-23 को इनकी 40वां था। तो मैंने बोला चलो मैं वीज़ा नहीं निकाल लूँगा, तो मैं ये भी रस्म से होता हुआ जाऊँ। तो जिस दौरान मुझे पता चला कि ये फैमिली ने मुझे बताया कि ये ऐसे ऐसे हमारी प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा होया हुआ, ये जो मसला होया हुआ, तो मैंने उसको कोशिश किया कि मैं कुछ, अब मैंने अपने कानों से सुन लिया, आँखों से देख लिया, मैं हल करूँ। तो फिर मैंने जब अपने सोर्सेस लड़ाए तो सोर्सेस के दौरान मुझे पता चला कि ये गवर्नमेंट खुद इन्वॉल्व है इन कामों के अंदर, यहाँ से कुछ हासिल होना नहीं है। महकमा माल, पटवारी, तहसीलदार, ADCR, ACCD, कमिश्नर डिवीज़न, हर जगह जो है वो इन मामलों में इन्वॉल्व है। ठीक है। और मैं खुली कचहरियाँ भी मैंने अटेंड कर ली, मौजूदा दौर पे जो हुआ, CPO का भी मिल लिया, किसी ने भी आज तक कोई कदम उठाया नहीं है। अगर मैं बात करूं कि इतने ममालिक फिर लेने के बाद नाजरीन यहाँ पे जब पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान में इनके साथ क्या होता है, ये आपको अब इसकी दास्तान सुना देते हैं कि पार्टीशन के बाद इनके आबाओ अजदाद को वो मकान, जिस तरह से आप ये कह लें कि वहाँ की प्रॉपर्टी के बदले में यहाँ पे मकान अलॉट किए गए थे, उसी तरह मिंटकुमरी बाज़ार में एक 6-6.5 मरले का इनका मकान, जो इनके 4 बंदों को, जो इनके आबाओ अजदाद में से थे, उन चारों को 4 हिस्सों में तकसीम करके ABCD पोर्शन करके उनको तकसीम कर दिया गया, और मिंटकुमरी बाज़ार में। और आप जानते हैं कि शहर के 8 बाज़ारों में किसी एक बाज़ार में भी प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो करोड़ों रुपए में है, और वो मकान भी यकीनी तौर पे करोड़ों रुपए में होगा। तो वो 4 पोर्शन हैं, उनमें से एक पोर्शन इनके आबाओ अजदाद का बनता है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने उसका रिकॉर्ड निकलवाया। उस रिकॉर्ड में से एक फ़र्द इस वक्त मेरे सामने है, और ये फ़र्द इन्होंने निकलवाई जो मुसद्दिका नकल है, ये जाली फ़र्द नहीं है, ये मुसद्दिका नकल है। इसमें ऊपर टेम्परिंग की गई है, यानी कि मिटा कर अपनी तरफ से कुछ ना कुछ लिखने की कोशिश की गई है, जिससे ये ज़ाहिर होता हो कि इनका हिस्सा बनता ही नहीं है,
या इनका हिस्सा कभी था ही नहीं और उसके ऊपर वो खुद काबिज होकर बैठे हुए हैं। उसके बाद से लेके इन्होंने किस किस दफ्तर में गए ये हम इनसे जानते हैं कि सबसे पहले जब आपको डॉक्यूमेंट्स मिले और उसके बाद आपको पता चला तो आप सबसे पहले कौन से ऑफिस में गए थे? राणा साहब कौन से ऑफिस में गए थे? मैं उस वक्त जो कलेक्टर साहब थे चौधरी आसफ। ठीक है, ये किस सन की बात है? ये 2013 में। 2013 में ही आप गए? उन्होंने 2-4 महीने सुबह शाम के चक्कर देने के बाद, किसी और के हवाले करने के बाद मुझे बता दिया कि जी आप NTO को आपकी इंक्वायरी लगा दी है, आप उनसे रब्ता करें। तो 4 महीने के बाद हमें पता चला कि इंक्वायरी कर रहा था सज्जाद गोंदल नाम का GAR, जो जनरल रेवेन्यू में होता है। तो फिर वो लंबी तगड़ी उन्होंने हमने से माल खाया, लारे में रखा, तो फिर वो काम नहीं किया, लेकिन एक लेटर दे दिया कि जी आप कोर्ट में जाएं, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है। तो वो सज्जाद गोंदल से ये काम शुरू होया हुआ और उनके कहने पे चौधरी आसफ साहब ने लेटर जारी किया कि जी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने लेटर जारी किया कि जी आप कोर्ट में जाएं, 2-4 महीने में आपका मामला निमट जाएगा। तो उनके कहने पे मैंने 2014 में, मार्च 2014 में सिविल कोर्ट में पार्टीशन का सूट दायर किया, जो आज तक कैसे पड़ा है, आज तक उस पर कुछ नहीं हुआ, वो होने नहीं देते। ठीक है, वो नहीं होने देते। तो उसके बाद जब टेम्पररी हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखी मुख्तलिफ इदारों में, तो 2015 में जब ये ओवरसीज़ कमीशन बना लाहौर में, तो मेरा उनसे रब्ता हुआ, मैंने उनको बताया। फिर उन्होंने इंक्वायरी के लिए नूर अल-मीन मेंगल साहब को मार्किंग की। नूर अल-मीन मेंगल साहब ने आगे ACCT को मार्किंग करवा दी। आगे जब उनसे तस्दीक हुआ, ACCT ने मुझे लिख के दे दिया, इसमें लेटर मौजूद है। ACCT उस वक्त कौन थी? उस वक्त था शाहरुख नियाजी। शाहरुख नियाजी जी। अच्छा, उन्होंने मुझे लिख के दे दिया कि जी आपके टेम्परिंग हुई है। तो उसके बाद उन्होंने वो रिपोर्ट बना के नूर अल-मीन को वापस भेजी। तो मुझे वापस रिपोर्ट भेजने के बाद एक लेटर मुझे हाथ में पकड़ा दिया, जी कोर्ट में जाके ये कह दो ये है वो है। तो कोर्ट ने उसको मानने से इनकार कर दिया था, कहा क्या था कि मसदका कापी दें। तो उसके बाद 2.5 साल उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स होल्ड कर दिए। नहीं, वो जो डॉक्यूमेंट आपको मिला, जो लेटर जिसको आपने कहा जी कि आप इसको कोर्ट में प्रेजेंट करें, अब उसमें ये उसको मुसद्दका नकल नहीं दी गई? नहीं दी गई। उसमें जार यह किया गया कि आपका हिस्सा ऊपर बलाई मंडल में है, आप इतने अरसे से जलील ख्वार हो रहे हैं, उनको कहें, कोर्ट को कहें जी ऊपर के हिस्से की तो रिकॉर्ड मंगवा लें, अगर आपका हिस्सा बलाई मंडल पे आए तो खामोशी से ले लें। अगर बलाई मंडल पे आपका रिकॉर्ड नहीं निकला तो फिर आप वो अरेस्ट हो जाएंगे जिन्होंने नीचे कब्जा किया हुआ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अदालत ने उसको नहीं माना। तो 2-2.5 साल वो फाइलें गुम करने के बाद फिर दोबारा 2017 में अप्रैल में मुझे दोबारा मीटिंग में दाखिल किया गया। जब मैं वहाँ पेश हुआ तो वो जो रेवेन्यू कौन सी मीटिंग थी? ओवरसीज कमेटी की मीटिंग थी DC ऑफिस में। ठीक है जी, समझ गया मैं। तो उसके अंदर जब वो मीटिंग जब शुरू हुई तो उसके अंदर मेरी जगह पे किसी और ने बयान मालूमात ज़ार कर दी, वो भी रेवेन्यू ऑफिसर था। उसने कह दिया कि इनके साथ ये ज्यादती हुई है, तो लिहाजा हम इनकी रिपोर्ट। और आप वहाँ पे थे ही नहीं? मैं था वहाँ पे, मुझे बोलने नहीं दिया गया। अच्छा, क्योंकि उनकी खुद ज्यादतियाँ हैं। नूर अल-मीन जो DC ऑफिस इन्वॉल्व है इन कामों में। अच्छा। वो इंचार्ज है ये सारे पटवारियों का। चले, नूर अल-मीन मेंगल साहब तो यहाँ से चले गए। चले। मेरा एक मौजू है कि उस वक्त से ये पेंडिंग है। ठीक है। उसके बाद कितने और मेंगल आ गए, लेकिन आज तक उन्होंने काम नहीं होने दिया। मौजूदा जो DC है वो भी यही काम कर रहा है। अच्छा, मैं आपको पूरे दावे से कह सकता हूँ कि वो मुझसे दरख्वास्त लेते हैं, आपस में मिल जाते हैं, मिलने के बाद उनको बुलवाते हैं, उनसे माल खाते हैं, माल खाने के बाद मुझे टाल देते हैं। ठीक है। और ये जो अभी आप मौजूदा DC साहब हैं, इनकी बात कर रहे हैं? मौजूदा DC साहब को 16 जनवरी 2019 को मैंने इनको लेटर दिया, एक कंप्लेंट बना के दी। तो इन्होंने मुझे कहा जी कमेटी का क्या मौजू है। मैंने कहा जी कमेटी में ऐसा हुआ था। इन्होंने कहा हम आपको दोबारा कमेटी में रखते हैं। मैं कह जी ठीक है रख दें, क्योंकि मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता मुझे कमेटी में ना रखें। कमेटी में रख दिया गया। जनवरी में 25 जनवरी थी या कितनी जनवरी थी तकरीबन, मुझे बुलाया गया। मैं मीटिंग में गया, मेरा 21वां नंबर था। जब मैं अंदर गया तो कह दिया जी आपका मामला बड़ा पेचीदा, बाहर बैठ जाए, पानी पिए, आपको बुलवाते हैं। तो मैं उनका ऑर्डर माना, मैं बाहर जाके बैठ गया, पानी पिया। जब कमेटी ख़त्म होगी मैंने उनको जोड़ दिया, तो उन्होंने कह दिया अब आप तारक साहब के कमरे में जाएँ, यहाँ काम ख़त्म हो गया। तो जब मैं तारक साहब के पास गया तो इन्होंने कह दिया जी बाबा आपको बोल दिया बाहर बैठो। बहुत बैड बिहेवियर से मुझसे मेरे से डील की गई। मैं बार बार जाता रहा कि सुबह से जाके बैठा हुआ था। फिर मुझे कह दिया जी कि ठीक है अगली मीटिंग में आपको ले लेंगे। तो नेक्स्ट डे मैंने एक राइटिंग में DC साहब को रिपोर्ट दी। इनको मैंने एक रिपोर्ट बना के दी कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो इन्होंने वही रिपोर्ट मार्क कर दी तारक नियाजी साहब को कि इसका जवाब दें ये क्या हुआ। तो इन्होंने मुझे नेक्स्ट मार्किंग में कह दिया जी आपको अगली मीटिंग में पहले नंबर पे रख देंगे। आज तक मुझे नहीं रखा, मुझे नहीं बुलाया। जब मैं उनसे मालूमात करता हूँ तो कहते हैं आपको तो हमने पोर्टल से ही ख़त्म कर दिया,
आपका तो नामो निशान नहीं है। वो अमला फील्ड जो है उनसे साफ बात है, वो पैसा खिलाते हैं उनको, माल देते हैं उनको, कोई भी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं है। अगर आपको कोई ऐसा मसला हो तो आप मेरे साथ आ जाए, मैं आपको प्रूफ दे दूँगा। सही। वहाँ जितने डीसी के कॉम्प्लेक्स में जितने आदमी हैं सबको मैं जान चुका हूँ, सबको मिल चुका हूँ, कोई भी आदमी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं बाई लॉ ऑफ पाकिस्तान। जो मेरा हक है वो भी देने के लिए तैयार नहीं। और वो उल्टी सीधी बातें बताते हैं मुझे, जी आपका तो मामला हमने हल कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अगर मेरा मामला हल हो जाए तो मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं दर बेदर धक्के खाता भी हूँ। सही। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पे 2019 में भी और उसके अलावा 2018 में भी और 2014 में भी कुछ लेटर्स जारी किए गए कमिश्नर्स की जानिब से, जिनमें ये बताया गया कि ये जो फ़र्द है, ये जो फ़र्द थी, ये इन्होंने वहाँ पे जमा करवाई थी और इसकी इंक्वायरी करवाई गई, जिसके मुतालिक ये बताया गया कि ये जो फ़र्द मेरे हाथ में है इसमें टेम्परिंग हुई है, इसमें से चीज़ें मिटा के अपने मतलब की लिखी गई हैं। और ये कौन कह रहे हैं? ये हमारे जो फैसलाबाद की ज़िला इंतज़ामिया के मोतबर इदारे हैं, ये अपनी मुसद्दका लेटर्स में ये बात लिखते हैं कि इसमें टेम्परिंग हुई है। लेकिन इसके बावजूद इंक्वायरी में जब बैठा जाता है तो फिर आप डेफिनेटली आप ये समझ चुके होंगे कि अगर मिंटकुमरी बाज़ार में किसी शख्स का घर है तो वो भूखा नंगा तो नहीं होगा, ज़ाहिर सी बात है, उसके पास पैसा होगा और वो खिलाने की मद में भी होगा, अपनी सलाहियत रखता होगा वो खिलाने की। लेकिन राना फ़ारूक साहब जो हैं वो यहाँ पे आके तो वो कोड़ियों के भाव हो गए और यहाँ पे ना तो इनके पास इतना पैसा है कि ये अपना हिस्सा वापस ले सकें और ना ही इनके पास इतने रिसोर्सेज और इतने ताल्लुकात हैं, ना इनका आप कह लें कि सोशल नेटवर्क है जिसकी बुनियाद पे ये दबाव डलवाएं मुख्तलिफ़ अफसरान पर। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे सामने जो राना फ़ारूक साहब, उमर फ़ारूक साहब बैठे हुए हैं, इनके साथ जो कुछ हो रहा है और डीसी कॉम्प्लेक्स में ही हो रहा है उसका आप ज़रूर नोटिस लीजिए और ये आपके पास आते हैं, आप इनकी दादरसी कीजिए, क्योंकि अगर यही सड़कों पर फिरते रहेंगे तो फिर आपके डीसी होने का क्या फ़ायदा है, आपके उस कुर्सी पर बैठने का क्या फ़ायदा है अगर इस तरह से लोग यहाँ पे जलीलो ख़ार होते रहें। और मज़े की बात यह है कि जो लोग अपने ऑफिस से इनको बुरा भला कह के निकालते हैं और जनाब की जानिब से उन्हीं के पास दोबारा इनको भेज दिया जाता है कि भाई ये जो है आप लेटर लें और ये बताएं कि ये क्या हुआ है, और उसके बाद अगली मीटिंग में रखा जाता है पहले नंबर पे और उसके बाद उसका भी कुछ नहीं होता और उसके बाद बताया जाता है कि जी आपको तो पोर्टल से ही निकाल दिया गया है। ये सूरत हाल है इनकी। और इनके साथ इनके कज़न और रिलेटिव भी तशरीफ़ रखते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि राना उमर फ़ारूक साहब जो हैं वो मलेशिया इमिग्रेशन कंपनी में रह चुके हैं बहुत अरसे तक और उन्होंने वहाँ पे सर्व किया है और ये इनका लाइफ टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानी आईडी कार्ड है जो पाकिस्तान की सरकार ने यानी नादरा ने नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो जारी किया है ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के नाते से। तो ये लाइफ टाइम इनके पास है कि जब तक ये ज़िंदा है उस वक्त तक इनको ये जारी किया जाता है कि ये ओवरसीज़ है और इसमें इनकी जो कंट्री ऑफ स्टे है वो थाईलैंड बताई गई है। हम आपको और भी दिखाएंगे इनके पासपोर्ट जो ये दूसरे ममालिक में रह चुके हैं और ये कुछ होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानी के साथ इस मुल्क में, इस पाकिस्तान में, कि कानून नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अच्छा, अब आप ये बताएं कि उन बंदों के नाम बताएं जो बंदे आपकी ज़मीन पर काबिज़ हैं। जी, वो परवीन इफ्तिकार नाम है, बेवा है और उनके अब 3 बच्चे हैं, 2 फौत हो चुके हैं, 3 वैलिड हैं। ठीक है। वो जो अंदरूनी और खारजी रास्ता जो बंद नहीं हो सकता किसी भी कानून से, उसको गैर कानूनी तौर पे बंद करके वहाँ दुकानें बना दी गई हैं, कमर्शियल जगह बना दी गई है सारी, पूरे घर को, ठीक है, रिहायशी जगह को अनलीगल तौर पे टीएम की इजाज़त के बगैर वो बना दी गई है। जब हमने टीएम में कंप्लेन किया तो टीएम ने भी उनसे माल खाया और नहीं उसको होने दिया। तो वो नीचे जो जगह जितनी दुकानें गली में हैं वो रिहायशी जगह, उसको गैर कानूनी तौर पे उसको कमर्शियल किया हुआ, उसका किराया वो खुद खा रहे हैं। ठीक है। तो दूसरी बात यह है कि वो जो दियोरी वगैरह है, अंदरूनी खारजी रास्ता 144 स्क्वायर फुट है टोटली, वो उन्होंने अपने बच्चों के नाम लगा दिया गया। हमें पूरी श्योर इन्वेस्टिगेशन मिली है कि वो ज़मीनी जितनी जगह है वो 6.5 मरले जगह है, फ्रंट पे 8 दुकानें हैं मिंटुकरी बाज़ार में, वो किसी और को अलाट हुई है बिला छत। ठीक है। अगर वो जगह उसी प्रॉपर्टी में है, उसी बिल्डिंग में है, तो पीछे का हिस्सा अगर नाप लें तो वो 1.25 मरले नहीं होगा, वो ज़्यादा होगा। सही। जिसमें ACCT साहबा ने मार्किंग की, जो मौजूदा ACCT है उसने मार्किंग की, पटवारी को रेफ़र किया जी आप जाएं इनके साथ निशानदेही कराएं, नापें,
वो गाड़ी भी लेकर गया, लेकिन उन्होंने नापने नहीं दी। मुझे तसल्ली दी गई कि हम सब कुछ करेंगे, आप हमारे साथ, आप फिक्र ना करो। लेकिन वहाँ से माल खाया पटवारी ने, उसके मुंशियों ने, वो नापने नहीं दिया। उसका झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद उन्होंने तौहीन अदालत दायर कर दी। अब वो कहते हैं जी कोर्ट में केस चल रहा, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने ACCT को बताया, हर सारी सूरत हाल बताई, लेकिन जो आप कर सकते हैं वो तो करें। मैं उसको बेच नहीं रहा, खरीद नहीं रहा, को आगे पीछे नहीं कर रहा। वसारत कराना मेरा कानूनी हक का, वो होने नहीं दे रहे। उसमें से 2 औरतें अपने बाप के हिस्से किसी की तरफ से मौजूद हैं, उनके नाम रजिस्टर्ड हो चुके हैं पैसा से मुकमका करके, लेकिन वो उनके ID कार्ड कैंसिल हो चुके थे जब मुझे डिक्लेयर हुआ। जब आप दूसरे मुल्क की नेशनलिटी लेते हैं तो आपका ID कार्ड कैंसिल होता है, आपका पासपोर्ट कैंसिल होता है, तब जाके नेशनलिटी मिलती है। तो उसकी नेशनलिटी कैंसिल होने के बाद आप कैसे उस प्रॉपर्टी के मालिक बन गए? जबकि हमारा जहाँ हक है हमें आप बनने नहीं दे रहे, हमें टाल मटोल किया जाता है, हाथ जोड़ते हैं, सुबह आ जाओ, शाम को आ जाओ, कल को आ जाओ। उसमें ACCT इन्वॉल्व है, तहसीलदार इन्वॉल्व है, पटवारी इन्वॉल्व है, उसमें ADCR सबसे पहले इन्वॉल्व है। 4-4 घंटे में वहाँ बैठता हूँ, मिलने नहीं देते। जब मिलते हैं तो कहता जी मैंने 300 आदमी को अटेंड किया है, मेरे पास बोलने की पावर नहीं है, फिर आना। अच्छा, उसको पता है मेरे प्रॉब्लम का। वो मुखालफों की बोलते हैं। मैंने उनको चैलेंज किया था कि आप कहते हैं जी मैं 15-20 साल से यहाँ हूँ, मेरे पास पासपोर्ट पड़े हैं, चेक कर लें, उनसे कुछ राइटिंग में ले लें कि मैं कैसे यहाँ 20 साल से हूँ। मैं 2013 में आया, मैंने झूठ नहीं बोला, मेरा पासपोर्ट चेक कर लें। ठीक है। तो उसके बाद अगर आप मुखालफ की बातें करते हैं तो फिर मेरे दिल में भी शक होगा कि आप उनके साथ साथ बात है। कोर्टों के जो केस बता रहे हैं उनको बुलवाया जाता है। जब वो आते हैं तो उनसे माल लिया जाता है, मुझे टाल दिया जाता है। सही, ठीक है। इसी तरह खुली कचहरी मैं दरख्वास्त दी, एक दरख्वास्त दी, अप्रूवल हुई, मार्किंग की कि अगली कचहरी पे इसका जवाब दो। नहीं जवाब मिला, मैंने एक और दरख्वास्त दी, उस दरख्वास्त को दाखिल दफ्तर कर दिया। सही। जब मैंने ये दरख्वास्तें दी थी उस वक्त कोर्ट में कोई केस नहीं था उनका। वो केस ऐसे हुआ कि इनके जो ADCR का स्टाफ है, ACCT का जो स्टाफ है, जब उन्होंने देख लिया ये मुखालफा, उनसे मिली भगत करके उनको मेरे कागज़ बेचे गए, मेरी दरख्वास्तें बेची गई। फिर उन्होंने मेरे अगेंस्ट कार्रवाई कर दी, जिसमें गवर्नमेंट भी शामिल है। कोई दुनिया का ऐसा कानून है कि मैं अपने हक के लिए CPO को दरख्वास्त ना दे सकूं, RPO को दरख्वास्त ना दे सकूं, कमिश्नर साहब को दरख्वास्त ना दे सकूं? कोई कानून ऐसा है? नहीं, बिल्कुल। तो ये अदारे क्यों बनाए गए हैं? सही। वो अगर दरख्वास्त कामयाब हो या ना हो, मेरा नसीब लक है। लेकिन ऐसा कोई कानून है कि आप मेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा भी कर लें और उसके बाद वहाँ जाके उनको लॉक कर दें? अदालतें उनकी मुट्ठी में हैं, अदालतें उनके साथ हैं, वो सूरतकार हैं, दहशतगर्द हैं, वो कब्जा ग्रुप है। और ADCR साहब कब्जा ग्रुप का साथ दे रहे हैं। वो कहते हैं मेरे जैसा ईमानदार दुनिया में नहीं है, तो अगर आप ईमानदार हैं तो मेरा मामला हल कराएं। ठीक है। आप इंचार्ज हैं, आपको पता है मेरे कागजात में ये धांधली हुई है, तो मुझे किस गुनाह की सजा दी हुई है? मुझे पाकिस्तानी होने की नाते सजा दी जा रही है, पाकिस्तान में पैदा होने की सजा दी जा रही है। और गवर्नमेंट मुझे कहती है जी हम ये कर देंगे। मैंने पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे मैंने कितनी रिपोर्टें कराई हैं, वो सारी ब्लॉक कर दी गई हैं। ठीक है। उसमें भी मुझे कुछ, तो आपके नज़दीक सिटीजन पोर्टल का कोई फ़ायदा नहीं हुआ आपको? जी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैं जब उनके पास जाता हूँ तो वो झिड़कें पड़ती हैं मुझे। वो कहते हैं जी हम 20 दिन के बाद बताएंगे, 40 दिन के बाद बताएंगे। जब मैं वहाँ जाता हूँ तो वहाँ ब्लॉकिंग की हुई है, मुझे रास्ता नहीं होने दिया जा रहा। लेकिन मेरे पोर्टल में मैसेज में आया हुआ कि ये इनके कोर्ट में केस चलते हैं, इसलिए हम इसका कुछ नहीं कर सकते, स्टे लगा हुआ है। सही। मेरी 2 वसारतें पेंडिंग पड़ी हैं। एक के बयान पेंडिंग पड़े हैं 2 साल से, एक ही वसारत पड़ी है। मेरी कज़न सिस्टर की डेथ हो चुकी है, इनके छोटे भाई की वो मिसेज थी। और हम अपना फैमिली का काम करवा रहे हैं, किसी का गैर नहीं, ब्रोकर नहीं, दलाली नहीं कर रहे, वो नहीं होने दे रहे। सही। जबकि जिनके कार्ड कैंसिल हुए हैं उनकी वसारत हुई है, पटवारी उनकी मुट्ठी में है, तहसीलदार उनकी मुट्ठी में है। सही। तो इस पे जब ज्यादती होगी तो फिर वो आदमी मैदान में आएगा। सही। ठीक है। हमने दुनिया का हर दरवाज़ा खटकाया ईमानदारी से, शराफत से, इस मुल्क का एहतराम करते हुए, इसके कानून का एहतराम करते हुए, लेकिन हमें इंसाफ नहीं मिला। सही। ठीक है। अच्छा, उनको दें ज़रा माइक। जी इस तरह। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम ही राना आफ्ताब है। अच्छा, इनके आप क्या लगते हैं? ये मेरी फूफीज़ाद है। अच्छा, तो ये अब यहाँ पे रहते हैं या कहाँ पे रहते हैं, क्या इनका सिलसिला? ये आर्जी तौर पर आए हुए हैं थाईलैंड से, तो इन्होंने वापस चल जाना। ये अपनी वालदा की खातर, अपनी बहनों की खातर, ये जो इनको पता चला कि ऐसा ऐसा मसला है, वो प्रॉपर्टी में मसला बनाया हुआ, कब्ज़ा किया हुआ है, तो इनकी वो जान पड़ताल के लिए सारा ये समझते थे इनको, केसों वगैरह को, उधर भी बाहर भी ये काम करते रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने इन्वेस्टिगेशन जो भी की है उसका उन्होंने जो रिज़ल्ट मिला है उस पर आर्डर नहीं कर रहे, इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे कि उनको जिन्होंने कब्ज़ा किया उनके ऊपर FIR काटी जाए,
ठीक है, और इनको कब्ज़ा जो गुजार कराया जाए। सही है। अच्छा, आप भी इनके साथ पैरवी में करते रहे हैं या कुछ? करते हैं मेरे नहीं, मैं जाता हूँ इनके पास साथ में, अगर मेरे पास टाइम होता है ना तो फिर मैं चले जाता हूँ। ठीक है। अच्छा नाजरीन, ये इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये तमाम तर पासपोर्ट जो हैं ये राना फ़ारूक साहब के हैं, और कुछ ये जो सुर्ख रंग के पासपोर्ट देख रहे हैं ये इनके बच्चों के हैं। इनके बच्चे थाई नेशनल हैं और इनके पास भी वर्क परमिट जो परमानेंट है वो भी है, और इनको लाइफ टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानी का खिताब भी दिया गया है। और यहाँ पे ये जो आपके सामने ये मौजूद हैं 4 पासपोर्ट जो सुर्ख रंग में हैं, ये थाईलैंड के हैं और ये इनके बच्चों के हैं। अब आप देख लीजिए कि एक अरसा से ही अपने बच्चों से भी नहीं मिले, सिर्फ इन्हीं वजूहात की बिना पे। और उसके बाद ये आप मेरे हाथ में जितने भी पासपोर्ट देख रहे हैं ये सारे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की तरफ से जारी किए गए हैं, और ये सारे जो हैं ये तकरीबन राना फ़ारूक साहब के हैं, और ये सारे लीगल हैं और इनमें कोई भी ऐसा नहीं है, यानी कि आप 1975 से अब तक का हिसाब लगा लीजिए कि इतने पासपोर्ट तो इनको बनाने पड़ गए। अगर आप ये है ही वहाँ के नेशनल हैं या वहाँ पे काम करने वाले हैं तो इतने पासपोर्ट आने जाने में वैसे ही बन जाने थे। तो ये तमाम तर पासपोर्ट वैसे तो एक्सपायर हो चुके हैं, अब इनके पासपोर्ट की बुक्कत तो कोई नहीं है, लेकिन ये तमाम तर पासपोर्ट जो हैं ये राना फ़ारूक साहब के हैं, बतौर रिकॉर्ड इन्होंने रखे हुए हैं। और ये इस वक्त जो इनके पास जो पीले रंग की ये जो कॉपी है ये उनका वर्क परमिट है वहाँ का, जो वहाँ पर जाके ये काम कर सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि जब यहाँ पे आए हैं 2013 से यहाँ पे आ चुके हैं, इनके साथ जो कुछ हो चुका है वो आप सुन चुके हैं कि कब्ज़ा माफिया है। बेशक वो इनके रिश्तेदार हैं लेकिन उन्होंने इनकी वरासती जो जगह है उसके ऊपर वो काबिज़ हैं, और उसके बाद जो जिसको ये बता रहे हैं कि उनको ये कानूनी तौर पर यह हक़ नहीं है कि वो ड्यूटी को उस तरह से बंद कर दें। उन्होंने वहाँ पर बंद करके वहाँ पर दुकानें बनाई हैं और उसका वो किराया जो है वो खा रहे हैं। तो अब जितने भी इदारे हैं हमारे जो ज़िले इंतज़ामिया हैं जिनके पास ये मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें लेके जाते रहे हैं, वहाँ पे जाने का अंजाम ये हुआ कि सिर्फ़ इनको ज़लालत मिली और तमाम इदारों ने इनसे मुंह फेर लिया, बजाय इसके कि वो इनकी सपोर्ट करते, बजाय इसके कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी होने के लिए इनका एहतराम करते। कुछ भी नहीं किया गया, सिर्फ़ इनको धुतकारा गया है। और उसके बाद जो कोर्ट में केस लगा था वहाँ से भी पैसा, हर तरफ यहाँ पे पैसा इस तरह से चल रहा है। अगर एक बंदे के पास अपने पास रिश्वत देने के लिए पैसा नहीं है तो इसका मतलब है कि उसको इंसाफ नहीं मिल सकता। और आप इस बात का अंदाज़ा कर लीजिए कि मिंटकुमरी बाज़ार में अगर किसी की प्रॉपर्टी है तो उसके पास कितनी मालियत होगी और वो कितना मालदार आदमी होगा। यकीनी तौर पे उसके हर जगह पे ज़राए होंगे, सोर्सेज होंगे, वसाइल होंगे, ताल्लुकात होंगे जिनकी बिना पे वो ये सब करता रहा। अच्छा राना आफ्ताब साहब, अब मज़ीद इनके बारे में क्या हो सकता है? कभी आपने मतलब मज़ीद जो आप चाहते हैं कि होना चाहिए, जो इनका हक बनता है और उस पर FIR काट कर उसको अरेस्ट किया जाए और हमारी जो जगह है ना वो इन भाइयों की तो वापस दिलवाई जाए। अच्छा, ये कितने लोगों का हिस्सा बनता है? ADCR जो है वो वहाँ से आगे अबू बकर है, सेटलमेंट डिपार्टमेंट में हेड क्लर्क है, तो वो जो है ना वो वहीं पे दबा देता है, वहीं से काम शुरू होता है। जो यानी पैसों का जो लेन देन है ना उनके साथ होता है, फिर वो आगे पहुँचाता है। वो तारक न्याजी साहब हैं, वो आपस में उनका सारा कलेक्ट है, आपस में वो खाते पीते हैं सब। सही। तो वहाँ से ये काम जो ना रुक जाता है। सही। तो ये यहाँ से ये अगर देखा जाए, रिकॉर्ड में चेक किया जाए तो धांधली हुई है। तो धांधली हुई है तो उसको यानी कि अदारे गवर्नमेंट तो यही होती है ना, उसको चेक करे और चेक करने के बाद जिसका जो हक बनता है उसको वो दिलवाए। ठीक है, मैं तो ये कहूँगा। ले जी, आज आपने जो भी दास्तान सुनी है राना उमर फ़ारूक साहब की वो आपके सामने है कि एक अरसा दराज दुनिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में सर्व करने के बाद जब वो पाकिस्तान में वापस आता है तो उससे सब कुछ छीन लिया जाता है और हमारे इदारे जो हैं वो सिर्फ मुंह देखते हैं या ज़ालिमों के साथ शरीक हो जाते हैं। बकौल इनके वो तमाम इदारे जहाँ जहाँ इन्होंने दरख्वास्तें दी हैं वहाँ पे जो काबिज़ लोग हैं, जो कब्ज़ा माफिया है, उन्होंने वहाँ पे अपने पंजे गाड़े हुए हैं और वो वहाँ पे जाके रिश्वत देते हैं। रिश्वत की मद में तमाम तर केसेस और तमाम तर दरख्वास्तें राना उमर फ़ारूक साहब की रद्द कर दी जाती हैं। अब आने वाले वक्त में देखना ये है कि क्या DC साहब इस पर नोटिस लेते हैं, क्या CCT इस पर नोटिस लेते हैं, क्या ADCR जो हैं वो इस पर गौर व फिक्र करते हैं या नहीं, या यूं ही ये अपनी ज़मीन और अपनी प्रॉपर्टी की तलाश में, क्योंकि यकीनी तौर पर इनके बाल बच्चे हैं यहाँ पे, इनकी फैमिलीज़ हैं, उनको उस प्रॉपर्टी का शरई और कानूनी हक़ है कि इनको वो वापस दी जाए। और यहाँ तक कि हमारे इदारे ये भी साबित कर चुके हैं कि
ये जो फ़र्द है जो इन्होंने निकलवाई है इसमें भी टैंपरिंग की गई है। इस तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए हम ये दरख्वास्त करना चाहेंगे डीसी साहब से कि आप ख़ुद तवज्जो फरमाइए और ये शख्स जो हमारे साथ बैठा हुआ है इसकी कुछ मदद कीजिए ताकि जो हकदार है उसका हक उसको मिल सके, वरना रोज़े आखिरत तो हम जवाबदेह होंगे ही कि जिसका हक हमने मारा है उसका जवाब तो हमें देना पड़ेगा। और आने वाले वक्त में देखना होगा कि इस सारी सूरत हाल का जो कुछ भी राना उमर फ़ारूक के साथ हुआ है उसका मुजरिम कौन है।